फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया एंड ईसीपी। और अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू चल रहे हैं अभी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के इन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पंजाब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर आप उस इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं जो नवंबर 2024 में हो रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके जाना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट है जिसमें करंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरव्यू में 3 जगह से क्वेश्चन आएगा। एक, आपकी अपनी बैकग्राउंड जो है, जो एचआर होता है आपका, पर्सनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एचआर के क्वेश्चंस, उसकी एक लिस्ट हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। दूसरा, आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपने सिविल इंजीनियरिंग में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा होता है, आपने हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, ये सब पढ़ा होता है, उसमें से छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तीसरा, एनवायरमेंटल इश्यूज, करंट एनवायरमेंटल इश्यूज। आप जानते हैं जो एनवायरनमेंट है वो करंट से रिलेटेड एक टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, स्टबल बर्निंग, ये जितना स्मॉग, दिल्ली में पॉल्यूशन, ये करंट से रिलेटेड इशू है और यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है आपसे। ये जो डॉक्यूमेंट बना है 61 पेज का, ये डॉक्यूमेंट आपके इंटरव्यू के लिए ही बनाया गया है। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंटली हम फोकस कर रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो नवंबर 2024 को इंटरव्यू होगा। और ये इंटरव्यू आप में से बहुत से इंडिविजुअल्स का आज से स्टार्ट हो रहा है। आज 25 नवंबर है और आज से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। क्या क्या करंट इश्यूज है, इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। ये करंट इश्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए। टर्मिनोलॉजीज, अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, नेट जीरो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किसको बोलते हैं, ये आपके कुछ करंट से रिलेटेड इश्यूज, मैंने सारे के सारे 100 इश्यूज, 100 टॉपिक्स आपको इसमें दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट भी हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं लिया है तो आप हमारे ऑफिस में आके ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। इसका हार्ड कॉपी रखा हुआ है और इसके साथ साथ 2 डॉक्यूमेंट और हैं जिनका हार्ड कॉपी आप ले जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मेरा आज का जो वीडियो है वो इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना, ये टॉपिक हैं क्या, तो उसके बारे में बताना। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की। तो आप असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या आपको पता है आप नॉर्मली करते क्या हैं। तो उसमें से आप बोलेंगे सर एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। बहुत से वीडियोस यूरोपीडिया पे पड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को ध्यान से देख लेना और उसको कैसे आप मिटिगेट करेंगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को, वो आपको पता होना चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करेंगे, आज की डेट में जो एयर पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसका, तो कैसे कंट्रोल करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, पॉलिसी मेकिंग में आप हेल्प करते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं आप। और पब्लिक अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करेंगे, कैसे आप सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप किस तरीके से करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये कुछ आपके फंक्शंस हैं। कोलैबोरेशन करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, वो भी आपका काम होता है। और आप बनना क्यों चाहते हैं, ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, तो उसका भी आंसर यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है कि क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको पैशन शो करना पड़ेगा, आपको सोशल मोटिव शो करना पड़ेगा। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो अलग अलग जॉब्स में होंगे, अलग डिपार्टमेंट्स में होंगे, जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में होंगे। तो साहब क्यों आना चाहते हैं एनवायरनमेंट में एज असिस्टेंट इंजीनियर, वो आपको पता होना चाहिए। करियर ग्रोथ और पब्लिक सर्विस एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। तो पब्लिक सर्विस एक बहुत बड़ा मोटो होता है और करियर ग्रोथ आप उसमें देखते हो, तब आप गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हो। पंजाब में जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनमें आपको इंटरेस्ट है, आप एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करना चाहते हो, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो वो क्या क्या चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट के जो पंजाब में हैं और कैसे उनको मीट करें। तो एनवायरमेंटल चैलेंजेस पंजाब के अंदर वाटर स्केरसिटी, ग्राउंड वाटर बहुत कम हो गया है, जिसके चलते कैंसर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं और पंजाब के अंदर, और बहुत सा लोग इससे फाइट करता है। वाटर पोल्यूटेड है और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, सलाइनिटी की प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन की बात करें तो स्टबल बर्निंग सबसे बड़ा इशू है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, व्हीकल्स तो सब जगह ही ट्रबल है, तो पंजाब के अंदर भी है। सॉयल पोल्यूशन की बात करें तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन ऑलरेडी जानते हैं, पंजाब से स्टार्ट हुआ था, जिसमें बहुत सा केमिकल फर्टिलाइजर हमने यूज किया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, स्वामीनाथन जी इनिशिएट किया था, उनको 1960s में था। कब था व्हाइट रिवॉल्यूशन, कब आया, जिसको मिल्क रिवॉल्यूशन बोलते हैं, वो पंजाब में कब आया। तो जब आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो फर्टिलाइजर बहुत यूज हुए और वो लार्जली जो फर्टिलाइजर थे वो केमिकल फर्टिलाइजर थे।
क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्रॉप्स की डायरेक्शन में, हम ग्रेन्स की डायरेक्शन में, फूड की डायरेक्शन में अगर सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, उसके लिए हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। तो सॉइल पोल्यूशन उससे रिलेटेड है, वो भी पंजाब में हुआ। वेस्ट मैनेजमेंट की बात अगर करें, वो हमें वेस्ट मैनेजमेंट की डायरेक्शन में बहुत एक चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस हैं, एक्सट्रीम वेदर एक चैलेंज है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है कंपेयर टू साउथ इंडिया। जब विंटर्स होते हैं तो बहुत हार्श हैं, जब समर्स हो रहे हैं तो बहुत हार्श हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते समर्स बहुत ज़्यादा हार्श हैं, चेंजिंग पैटर्न है, रेन का पैटर्न चेंज हो रहा है, मानसून अगर चेंज हो रहा है तो आप जानते हैं पंजाब एक एग्रेरियन स्टेट है, एग्रीकल्चर की डायरेक्शन में बेसिकली लोगों का जो लार्जली यहाँ पे ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन बहुत कम है, तो वो भी एक मेन चैलेंज है। कुछ सजेस्ट करो कैसे स्टबल बर्निंग पंजाब में हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अलग अलग सोल्यूशन दे सकते हैं। एक सीआरएम, एक बहुत से बच्चे सीआरएम की बात कर रहे हैं, क्रॉप आपका जो रेजिड्यू मैनेजमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। एक सीडर होता है, सुपर सीडर वगैरह दिए जाएं लोगों को, लेकिन वो मार्जिनल जो छोटा फार्मर है उसको सीडर कैसे गवर्नमेंट देगी? बड़े फार्मर को सीडर दिया जा सकता है, लेकिन छोटे फार्मर को सीडर किस तरीके से देंगे, वो बेसिकली एक ट्रबल है। तो इन सितु मैनेजमेंट, एक्स सितु मैनेजमेंट, लाइक जो ग्रीन मैन्योरिंग है, मल्चिंग है, वो सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपका? टेक्नोलॉजी क्या सॉल्यूशन दे सकती है स्टबल बर्निंग का? एक केस स्टडी जरूर होती है कि अगर आप कहीं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर लगे हैं और आप देख रहे हैं कि फार्मर आग लगा रहा है, स्टबल बर्निंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप एज असिस्टेंट इंजीनियर उसको अप्रोच ना करके अदरवाइज आप एज अ इंडिविजुअल वहां पे जाके उनसे बात जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार तो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, वो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। और अगर अवेयरनेस है तो उनको सोल्यूशन अगर आप प्रोवाइड कर सकें, टेक्नोलॉजी ही इसका सोल्यूशन दे सकती है कि साहब वो स्टबल बर्निंग कर क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन इज डूइंग दैट। अगर क्यों कर रहा है, अगर उसका सोल्यूशन आप टेक्नोलॉजी वाइज उसको दे सकते हैं तो वो नहीं करेगा। तो अवेयरनेस आप जनरेट एज इंडिविजुअल कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन आप दे सकते हैं। लेकिन हम लोग पूसा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सीआरएम की बात करते हैं, लेकिन हर टेक्नोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे पूसा के अंदर जो आप एक स्प्रे करने की बात करते हैं, जिससे ऑब्वियसली वो बायोडिग्रेडेशन हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है और मेहनत है और टाइम है, फार्मर्स के पास उसकी प्रॉब्लम है। तो उसका क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं? पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? ऑब्वियसली किसी स्टेज पे आपको स्ट्रिक्ट पॉलिसी मेजर्स बनाने पड़ेंगे, आपको पेनलाइज करना पड़ेगा उन लोगों को जो ऐसी चीजें करते हैं, तो वो भी आपको बनानी पड़ेंगी। आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव देने पड़ेंगे, जो लोग इसको ना करें उनको कुछ बेनिफिट हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक सोल्यूशन है। तो इसमें बहुत सी टर्म्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपना आंसर देने के लिए। फ्रेंड्स, अवेयरनेस मतलब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं, इंस्टाग्राम आप लोगों के हैं, फेसबुक आप लोगों के हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स आपके हैं। तो फार्मर्स तक पहुंचने के लिए मेरे को लगता है इंस्टाग्राम वगैरह वो जो छोटे छोटे शॉर्ट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, वो अगर आप बना के स्प्रेड करना चाहें यूथ को स्पेशली, तो वो स्प्रेड हो सकता है। बिकॉज आजकल चाहे वो आपका रूरल एरिया है, चाहे अर्बन एरिया है, चाहे लिटरेट है, चाहे इलिटरेट है, तो हर आदमी ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स यूज करता है। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट बोलते किसको हैं? तो ये कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं सो दैट जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू आप जानते हैं जो बच जाता है, उसको बेसिकली हार्वेस्टिंग के बाद उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो उसका क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के तरीके हैं। और क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉयल हेल्थ के लिए, सॉयल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये उसके तरीके हैं क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के। इन सितु मैनेजमेंट है, एक्स सितु मैनेजमेंट है, ये थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। बेसिकली बायोमास को हम एज अ एनर्जी सोर्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेजियस चीज होती है, तो हम उसको एज अ एडवांटेज भी यूज कर सकते हैं। फिर साथ में स्मॉग एक मेन ट्रबल चल रही है पंजाब के अंदर। तो स्मॉग होता क्या है? और स्मॉग बेसिकली दो टर्म से मिला है, स्मोक और फॉग। यही स्मॉग हमारी यूके में, एलए में, लॉस एंजलिस वगैरह में इसके दो कैटेगरीज हैं। इंडस्ट्रियल स्मॉग किस वजह से होती है, क्या पॉल्यूटेंट है उसके, किस चीज़ को बर्न करके होती है। फॉग भी होना चाहिए, तो कोल्ड वेदर कंडीशंस में होती है। एलए टाइप जो स्मॉग है उसको फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है सनलाइट के अंदर, आप जानते हैं उसको। तो हेल्थ उसके इफेक्ट क्या हैं वो भी आप जानते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं वो भी आप जानते हैं। तो एसिड रेन वगैरह जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, NOx, SOx, ये जब वाटर के साथ मिल जाता है NOx, SOx, तो एक एसिड्स बनाता है जिसको एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन सॉइल के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो स्मॉग को कैसे प्रिवेंट करें और कंट्रोल करें, उसके कुछ तरीके आपको पता होने चाहिए।
एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा करंट में न्यूज़ में पंजाब में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के चलते क्वालिटी गिर गई है एयर की, और एयर क्वालिटी की जो कंडीशन है वो बेसिकली आपके कुछ लेवल हैं, वो 5 लेवल मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो जिनके बेस पे इसको लेवल दिया जाता है और एक नंबर दिया जाता है। जितना AQI नंबर ज़्यादा है उतना ही वो बेसिकली जो लेवल है वो डेंजरस है। AQI लेवल 50 से कम है तो ठीक है, कोई ट्रबल नहीं है। 50 से 100 के बीच में सेटिस्फैक्ट्री है, 100 से 200 तक पॉल्यूटेड है, और 200 से 300 के बीच में आपका पुअर है, 300 से 400 के बीच में वेरी पुअर, और सीवियर 400 से ऊपर है। बेसिकली 6 मेजर एयर पॉल्यूटेंट हैं जिनके बेस पे AQI निकाला जाता है। तो वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 स्मोक में होता है, PM 10 जो है वो आपका डस्ट पार्टिकल है। कई बार पूछता है आज का AQI कितना है, चंडीगढ़ का, पटियाला का बताओ कितना है। तो आपको कहाँ देखना है ये AQI लेवल? आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट्स पे भी होता है ये चीजें। तो आपका ग्राउंड लेवल ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, SOx, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, ये कुछ आपके बेसिकली जो आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिसाइड करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज है फ्रेंड्स, जैसे बायोडाइवर्सिटी, इको सिस्टम क्या होता है, हैबिटेट क्या है, सस्टेनेबिलिटी किसको बोलते हैं, ये वैसे ही इंटरव्यू में पूछ लेता है कि क्या आपको ये टर्मिनोलॉजीज आती है। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड स्मॉग क्या होता है, ओजोन क्या है, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता दो। सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट बेसिकली हुआ है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो मीथेन का है, और सबसे बड़ा सोर्स मीथेन का अंडर सी वाटर है, मतलब सी वाटर का जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे मीथेन है। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी बढ़ेगा और सी में पानी बढ़ेगा। सी में जैसे से पानी बढ़ेगा प्रेशर ग्राउंड बेल्ट पे पड़ेगा, और प्रेशर से ऐसा हो सकता है कि सी के नीचे की मीथेन बाहर आ जाए, और अगर मीथेन बाहर आ गई तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस टर्न ले जाएगी, बिकॉज मीथेन में ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, ग्रीन हाउस का जो इम्पैक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा होता है, पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है उसका। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एयर में, एनवायरनमेंट में, वो बात अलग है, लेकिन मीथेन का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो मीथेन को नेचुरल गैस भी बोलते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं, यही CNG में मीथेन होती है हमारी, तो ये भी आपका मेन रीज़न है। तो अगर हम बोलें कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, CO2 ये आपकी मिलती है आपकी फॉसिल फ्यूल्स जितने हैं, और फॉसिल फ्यूल्स को आप यूज़ करते हैं इन ऑटोमोबाइल और पावर प्लांट जो आप यूज़ करते हैं। मीथेन आपका नेचुरल गैस होती है, तो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप फ्यूल के लिए यूज करते हैं वो मीथेन होती है। इसको मार्श गैस भी यूज करते हैं, और ये सी बेड के अंदर, ग्राउंड के अंदर होती है, इसका सबसे बड़ा सोर्स वहां पे है। वाटर पॉल्यूशन टर्म्स आपने पढ़ी हैं, वाटर साइकिल क्या है, वाटर टेबल क्या है। ये लैंड पॉल्यूशन टर्म्स भी आपको पता है, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज टर्म्स आपका ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट किसको बोलते हैं। बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये कार्बन फुटप्रिंट क्या चीज है। तो जितना ग्रीन हाउस गैस को निकलेगी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, अगर आप कोई प्रोसेस बता दें कि साहब मैं ये प्रोसेस यूज कर रहा हूं, बोलेगा इसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब ये जो आपने प्रोसेस की, या ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया, या जो भी आपने काम किया, इस काम से रिलेटेड कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, उसको कार्बन फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। कुछ एग्रीमेंट है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नैरोबी में इसका हेड ऑफिस है। वर्ल्ड वाइड फंड है, वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, 1997 में साइन हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट है जो बोलता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले जो समिट हुई थी 1992 में ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में, वो आपकी अर्थ समिट हुई थी, और ये पहली बार था कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, उसके हेड ऑफ द कंट्री आए थे टुगेदर, और उन्होंने बोला था कि प्लेनेट के ऊपर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कुछ वेदर फिनोमेना चेंज हो रहा है, और वो बेसिकली डेंजरस है। उसी के बाद हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हमारा स्टार्ट हुआ, UNFCC, उसी के बाद स्टार्ट हुआ। तो रियो का जो समिट था उससे एजेंडा 21 क्या था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या था, ये इसी से रिलेटेड है और आपने इसको पढ़ना है। तो 21st सेंचुरी तक, 2000 तक, ये बात है 19th सेंचुरी की, सॉरी 20th सेंचुरी की, 1992 20th सेंचुरी। और 21st सेंचुरी जब आए, 2000 जब ईयर स्टार्ट हो, तो क्या हमें करना है, एजेंडा 21, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC, यही आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करवाता है।
तो COP जो हम 26 बोलते हैं, ग्लासगो जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि नेट जीरो हम 2070 तक अटेन करेंगे, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ही करवाता है। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के। और नो डाउट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन चेंज ने जो आपके COP करवाए, तो कुछ इंपॉर्टेंट COP थे जो आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट COP था क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट ने बोल दिया था कि भाई साहब हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं आना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब 1850 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले कितना था कार्बन डाइऑक्साइड ना टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हमारा उसके कंपैरिजन में 2 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज क्योस फैल जाएगा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBT क्या होता है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आप गो थ्रू करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल को काफी अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए फ्रेंड्स। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंपॉर्टेंट है और वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने से रिलेटेड बना है। क्योटो जापान में एक जगह है और 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। पर्पस ये था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हमने 1990 के कंपैरिजन में 5.2% तक कम करना है। टाइम पीरियड था 2008 से 12, सक्सेसफुल नहीं हुआ था ये। तो इसमें यह बोला गया था कि जो 1990 में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, ग्रीन हाउस गैस मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसका जो लेवल है हम ऑन एन एवरेज 5.2% उससे नीचे उतरेंगे और इसको अचीव करेंगे 8 और 12 के बीच में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट वगैरह बाद में आया। तो पेरिस एग्रीमेंट ने यह बोला कि भाई साहब अब ऐसा है, पेरिस एग्रीमेंट जो था COP21 था जो 2016 में हुआ था और पेरिस एग्रीमेंट का गोल ये था कि हमें टेम्परेचर को इससे ज़्यादा नहीं जाने देना है। तो पेरिस ने बोल दिया कि डेंजरस मामला चल रहा है और पेरिस एग्रीमेंट ने एक बात बाद में निकल के आई थी, वो ये थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक कंप्लीट करने हैं। 17 गोल हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनको हमें 2030 तक मीट करना है। वो 17 गोल्स एक बार गो थ्रू कर लेना, उनके नाम क्या हैं, कई बार क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ लेता है। पेरिस एग्रीमेंट के की फीचर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन क्या है और ट्रांसपेरेंसी, क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ के जाना तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। नेट जीरो क्या होता है कि जितना कार्बन निकाला उतना कार्बन हमने सिंक भी कर लिया, तो कार्बन का एमिशन और कार्बन का कंजम्पशन बराबर हो गया, तो नेट कार्बन हमने जीरो निकाला। तो इसको हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे ग्लासगो, COP26 हुई थी ग्लासगो में, तो वहां पे बोला गया था 2070 तक इंडिया नेट जीरो अटेन कर लेगा। तो नेट जीरो होता क्या है और 2070 तक हमें इसको अटेन करना है, ये बोला गया था। तो बेसिकली नेट जीरो कैसे अटेन करेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को कम करो, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बेसिकली जो है सिंक करना है, उसको कंज्यूम करना है, ये बोला गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, क्योटो प्रोटोकॉल COP3 है, फिर उसके बाद पेरिस 2015 में हुआ था, COP21 है, ग्लासगो COP26 है, ये थोड़े से आपको पता होने चाहिए। कौन से लॉज हैं जो आपको एज असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर पता होने चाहिए फ्रेंड्स, वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एक इसका आपको आइडिया होना चाहिए पक्का। और इसके कुछ की फीचर्स और प्रोविजंस क्या हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, कई बार पूछ लेता है, बताओ जो आपका ये है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके कुछ प्रोविजन बता दो। बहुत से स्टूडेंट से कल मैं इंटरव्यू में पूछ रहा था, ऑफलाइन इंटरव्यू जो हमारा हुआ, कि ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये कौन से एक्ट के थ्रू बना हुआ है, किस एक्ट में बना है, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का नाम ले रहे थे, जो गलत है। सेंटर ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू नहीं बने होते। बाद में आपको और भी एक्ट हैं, जैसे वाटर एक्ट 1974 है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, तो स्टेट पॉल्यूशन सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनके थ्रू आपके बने होते हैं। तो ये जो वाटर एक्ट है यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जो वाटर एक्ट 1974 है, ये देखो वाटर एक्ट 1974 जो है उसके थ्रू सेंटर और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने होते हैं, ये आपको साफ पता होना चाहिए। तो CPCB किससे बना है, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या आपका गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन से एक्ट के थ्रू बना है, वाटर एक्ट 1974 के थ्रू बना है। ये कुछ आपको आइडियाज होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज एयर एक्ट 1981, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा गो थ्रू कर लो।
तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये डॉक्यूमेंट है, 61 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको सारे को गो थ्रू करो। सस्टेनेबिलिटी होती क्या है, हम अपनी नीड्स को मीट करें विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस नीड। तो वो 3 की डायमेंशंस है इसके। बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को आप प्रिजर्व करो, दूसरा आप पॉल्यूशन को रिड्यूस करो, तीसरा आप क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करो। तो ये एनवायरनमेंट के अंदर आता है। फिर सोशल सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी के 3 डायमेंशन है, एक एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, एक सोशल सस्टेनेबिलिटी कि सोसाइटी में भी सस्टेनेबिलिटी रहे, और एक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कि जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी होता है। सस्टेनेबिलिटी जो टर्म है वो ओनली एनवायरनमेंट के लिए यूज नहीं होता, वो इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी भी होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई थी इसकी, और इसमें 17 ऐसे गोल्स हैं जिनको हमने 2030 तक अटेन करना है। ये उनके नाम हैं फ्रेंड्स। मैं ये तो नहीं बोलूंगा इसको रट लो, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। अब बोलता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो आप बोलेंगे सर एनवायरनमेंट से रिलेटेड 6ठा गोल है, क्लीन वाटर की बात करते हैं। 7वां गोल है जिसमें क्लीन एनर्जी की हम बात करते हैं, वो भी हमारा इसी से रिलेटेड है। फिर आपकी जो क्लाइमेट एक्शन है 13 नंबर गोल है, वो इसी से रिलेटेड है, वो भी आपका इससे रिलेटेड है। तो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, जो एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबिलिटी इज नॉट ओनली एनवायरनमेंट, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है। तो उसमें जो पार्ट आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो आपको 17 में पता होना चाहिए वो किससे रिलेटेड है। जैसे नो पॉवर्टी या जीरो हंगर, जीरो हंगर आपका सोसाइटी, इकोनॉमी, उससे रिलेटेड है टर्म्स। तो हेल्थ वेलबींग ये आपका सोशल सस्टेनेबिलिटी है। ग्लोबल वार्मिंग किसको बोलते हैं ये आपको पता है। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होना स्टार्ट हुआ, फॉसिल फ्यूल हमने यूज़ किए, और वो ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होती है वो, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं फॉसिल फ्यूल्स, जिनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड मेन गैसेज हैं, और डिफॉरेस्टेशन भी उसका रीज़न था, तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आप फ्रेंड्स पढ़ के जाना कि इसका क्या आंसर, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी थे एंटोनियो गुटरस, उन्होंने 2023 में एक टर्म कॉइन की थी। उन्होंने बोला ग्लोबल बॉइलिंग, वार्मिंग तो चला गया, अब ग्लोबल बॉइलिंग की बात आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, उसको ग्लोबल बॉइलिंग बोल दिया। ग्लोबल वार्मिंग से हम निकल चुके हैं, अब ग्लोबल बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से क्या समझते हैं आप, तो वो आपसे पूछेगा क्लाइमेट चेंज होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, जैसे बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर रहे हैं हम, तो उससे क्या हो रहा है कि बेसिकली टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, तो इंटेंस हो रहा है। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेशन आपका इसका सारे का है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो एक बेसिकली यूनाइटेड नेशन का बॉडी है जो एनवायरनमेंट से डील करता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नैरोबी में इसका हेड ऑफिस है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और इसका मिशन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन बॉडीज जो हैं वो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो अर्थ समिट से निकला था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने डिस्कस किया। वेस्ट टू वेल्थ बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉडल है, एक एंटरप्रेन्योरियल मॉडल हो सकता है कि जितना भी वेस्ट है अलग अलग टाइप का, ई वेस्ट, ये वो जितना भी है, क्या हम उससे वैल्यूएबल रिसोर्स कुछ निकाल सकते हैं, तो कैसे उसको प्रोड्यूस करें। जैसे रिसाइकलिंग उसका होता है, कंपोस्टिंग होता है, रिसाइकलिंग होता है, वेस्ट टू एनर्जी है, इंसिनरेशन है, उससे हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, गैसिफिकेशन है, वेस्ट से फ्यूल निकल जाता है, बायोडीजल, बायो इथेनॉल। बायोडीजल टिपिकल एग्जांपल है वेस्ट टू वेल्थ का, कि हमने वेस्ट को बायोलॉजिकल डिग्रेड किया और उससे हमने फ्यूल निकाल लिया। सो वेस्ट टू वेल्थ बेसिकली एक कंसेप्ट है। इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी काम कर रही है, वेस्ट टू वेल्थ में सब्सिडीज दे रही है, वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस लगा रही है, पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करती है गवर्नमेंट। तो वेस्ट टू वेल्थ में गवर्नमेंट के भी कुछ इनपुट्स हैं। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, तो जो वेस्ट है उसको शुरू से लेके डिस्पोजल तक मैनेज करना, वो वेस्ट मैनेजमेंट होता है। वेस्ट कितने तरह के होते हैं, सॉलिड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, हजार्डस वेस्ट होता है। हजार्डस वेस्ट को मैनेज करने के तरीके अलग हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की हायरार्की क्या है, बेसिकली जो है आपकी प्रिवेंशन और रिडक्शन वेस्ट का करने के तरीके हैं।
जैसे सोर्स रिडक्शन है, पहले तो वेस्ट जनरेट कम करो, फिर रीयूज करो उसको, उसका लाइफ स्पैन बढ़ाओ, फिर रिसाइकल करो उसको, नए प्रोडक्ट उसमें से बन जाएं, फिर एनर्जी रिकवरी करो उसमें से, फिर डिस्पोज ऑफ कर दो। तो वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके क्या हैं, जैसे आपने ट्रिपल आर पढ़ा होता है, रीयूज, रिसाइकल, सो वो सारे के सारा जो है आपका वो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब ई वेस्ट एक बड़ा चैलेंज है आजकल। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, राइट। सो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, बेसिकली आज आप मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, आप चार्जर यूज करते हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते हैं, ये कहाँ पे आप इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो कॉमन ई वेस्ट आइटम्स ये हैं, ये इनके नाम हैं। अब इनको एनवायरमेंटल रिस्क है इसके साथ, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जैसे लेड है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। फिर इसको लैंडफिल में आप करोगे तो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो इसका जो रिसाइकलिंग है, इनफॉर्मली इसको किया जाता है, फॉर्मल प्रॉपर तरीका नहीं है इसका, तो वो भी एक प्रॉब्लम है इसका। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये जो मैंने आपको बताया 3 EPR हैं, ये बेसिकली बहुत काम के हो सकते हैं इसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट में। 3R, कई बार पूछता है 3R क्या है, तो आप बोलेंगे रिड्यूस करो सर, यूज, रीयूज कर लो उसको, रिसाइकल कर दो उसको। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कि जो बंदा इसको प्रोड्यूस करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ भी करे। कि जिसने मोबाइल बनाया, जिसने बेसिकली प्रोड्यूस किया मोबाइल, मैन्युफैक्चरर की अकाउंटेबिलिटी है कि पूरी लाइफ साइकिल तक, ऐसा नहीं कि मैंने मोबाइल बना के दे दिया और मैंने बोला अब जाओ जाओ मर्जी फेंकना फेंक देना, इसको यूज करने वक्त के बाद अकाउंटेबिलिटी मैन्युफैक्चरर की भी होनी चाहिए। तो ये है आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रॉपर डिस्पोजल और रिसाइकलिंग जो है वो आपका मैन्युफैक्चरर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के रेगुलेशन भी होने चाहिए, पब्लिक की अवेयरनेस होनी चाहिए, रिसाइकलिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये चीजें हमें कुछ करनी है। भारत स्टेज 6, इंडिया में भारत स्टेज कौन सा चल रहा है, ये आपके जो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड टर्म्स है। तो भारत स्टेज 6 जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं, मोटर व्हीकल से रिलेटेड हैं, और ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिसाइड करता है, जो फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, और वो भारत स्टेज नॉर्म्स, यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड, यूरो नॉर्म्स के बेस पे हमने बनाए हैं। तो भारत स्टेज नॉर्म यूरो नॉर्म से हमने उठाए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, वो ये हैं कि इसका बेसिकली यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमने बनाया है, और ये प्रोग्रेसिवली स्ट्रिंजेंट है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा। करंट स्टेज ये है कि अभी इंडिया जो है वो भारत स्टेज 6 के ऊपर उसका चल रहा है, और जितने भी ऑटोमोबाइल बनते हैं वो भी इसी स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस के बेस पे बनते हैं। उसका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या, आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, वाटर एक्ट के अंडर बना है, इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ोगे तो आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता चलेगा। बेसिकली स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है, टेक्निकल असिस्टेंस, गाइडेंस देता है, और रेगुलेशन करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो आपको पता लगेगा कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शंस एंड आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। आप असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में लगना चाहते हैं, तो आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहीं से पता लग जाएंगी क्या हैं। फिर आपको इस मिनिस्ट्री का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मिनिस्टर इंचार्ज कौन है उसका भी पता होना चाहिए, कौन है मिनिस्टर, और इनका मिनिस्ट्री का काम क्या है। तो ये भी आप इसको एक बार गो थ्रू करना, वो आपसे पूछ लेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होती है, तो NGT बहुत एक बेसिकली जुडिशियल बॉडी है जो एनवायरनमेंट केसेस को हैंडल करती है, और ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ जो इसमें की गई हैं। NGT को पूरी तरह से आपको पढ़ना चाहिए, और ये बेसिकली NGT एक्ट के थ्रू बनी थी, और इसके कुछ मेन फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है एनवायरनमेंट मैटर्स को लेके। डिस्पोजल फास्ट होगा, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं इसमें, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है, PIL इसमें लगाई जा सकती है, कंपनसेशन एंड रिलीफ दिया जा सकता है, और ये है फास्टर जस्टिस। कुछ अवार्ड्स हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, वो उनका आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो एनवायरनमेंट में दिए जाते हैं, तो उनका आपको आइडिया होना चाहिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके बारे में आप पढ़ना,
नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अब फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे का सारा डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिलेटेड पॉलिसीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है फेम स्कीम, उसका बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है, फेम स्कीम के बारे में बता दो। फेम स्कीम है क्या, क्या उसमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, और फेम बेसिकली उसका फुल फॉर्म क्या है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्या इसका मीनिंग है और क्या इसके अलग अलग लेवल हैं, बेनिफिट्स क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों यूज़ करने चाहिए और क्यों इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतने यूज़ नहीं हो रहे हैं, ये इससे रिलेटेड कुछ डोमेन्स हैं, राइट। तो फेम स्कीम है क्या, इसको डिटेल में पढ़ना है। इसमें पहला फेज और दूसरा फेज, फर्स्ट फेज 2019 तक होना था, उस फेज में हमने इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर फोकस करना था। हाइब्रिड मीन्स जिसमें फॉसिल फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों यूज किए जा सकते हैं। सेकंड फेज जो है वो 2024 तक चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर 3 व्हीलर के ऊपर इसका हमने फोकस करना था एंड सब्सिडीज ज़्यादा देनी थी। तो है क्या फेम और उसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेशनल पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उस नेशनल पॉलिसी के बारे में आप क्या जानते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बनी है, व्हाट इज दैट पॉलिसी ऑल अबाउट, दैट यू प्लीज गो थ्रू। और स्टेट लेवल पॉलिसीज भी बनी हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है या नहीं है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल तो प्रोड्यूस कर दें, बट डू वी हैव पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉट। स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना, सब्सिडीज देना, ग्रिड इंटीग्रेट करना, ये कुछ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर बैटरी सेल्स, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ था और एक सोलर अलायंस हुआ था। फ्रेंड्स इन दोनों को पढ़ लेना, इस डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है और सोलर अलायंस क्या है, इन दोनों को पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये G20, जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंट था 2023 में, तब इसकी बात हुई थी। और इसका पर्पज़ ये था टू डेवलप एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल बायोफ्यूल और एक स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन क्रिएट करना। की ऑब्जेक्टिव ये थे कि बायोफ्यूल अडॉप्ट करें लोग, इसको जल्दी से एक्सेलरेट करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना इसमें, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इसमें क्रिएट करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। क्लाइमेट चेंज और जंगल में जो आग लगती है उसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में। कार्बन फुटप्रिंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं कार्बन फुटप्रिंट के, ये थोड़ा डिटेल में मैंने डॉक्यूमेंट में आपको दे रखा है। कार्बन फुटप्रिंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं। वियना कन्वेंशन जो ओजोन लेयर से रिलेटेड आपका एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और एक वियना कन्वेंशन है, ये दोनों ओजोन लेयर है। ओजोन आपकी गुड ओजोन बैड ओजोन होती है, एक स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और बैड जो गुड ओजोन है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोगों को प्रोटेक्शन देती है स्ट्रेटोस्फीयर में। एक ग्राउंड पे होती है जो आपका बैड ओजोन है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। तो ओजोन से रिलेटेड ये दो प्रोटोकॉल हैं, इनको गो थ्रू करना है आपने। सो ये कुछ पॉलिसीज हैं विच यू शुड गो फॉर। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेंड्स इसको गो थ्रू करेंगे। अब मैं ये सारी की सारी चीज़ें जो आपसे डिस्कस की हैं, इनको आपको दिखा रहा हूँ क्या इस डॉक्यूमेंट में है और क्या आपको पढ़ना चाहिए। एंड आई थिंक जस्ट एक बार अगर आप गो थ्रू कर लेंगे, आई एम वेरी श्योर आपका इंटरव्यू के हिसाब से आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ग्रीन वॉशिंग, छोटी छोटी टर्म्स होती हैं। आप ग्रीन वॉशिंग बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज इंटरव्यूज़ के लिए कैची होती हैं, इंटरव्यूज़ के लिए। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक अल्टरनेट फ्यूल की तरह से निकल के आ रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी आज बात भी चलती है। एंड ये इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है और जो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अदरवाइज हाइड्रोजन जो बनती है वो फॉसिल फ्यूल के थ्रू बनती है, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू नहीं बनती। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्लीन एनर्जी सोर्स है, कार्बन इसमें नहीं होता, क्योंकि कार्बन जो है ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट अभी ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी इसकी आनी है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हुई थी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए।
और इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की। और एक इंडिया को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की गवर्नमेंट बात करती है, जिससे फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। सोलर एडिशन मैनेजमेंट कैसे करना है, दैट वी शुड नो। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किसको बोलते हैं, क्या है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर? सोलर एंड विंड से अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करें, मैंने बताया कि नेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल एक अलायंस बनाया था। रामसार कन्वेंशन जो है वो वेट लैंड से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो वेट लैंड क्या होती हैं और उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। बॉन कन्वेंशन जो है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, वाइल्ड एनिमल है। ये सारा के सारा आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट जब आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया इसका होना चाहिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड टर्म है, पीओपी। ग्रीन पीस क्या है, ये बेसिकली एक बॉडी है जो कैंपेन चलाती है, नॉन वायलेंट क्रिएटिव एनवायरमेंट, प्रो एनवायरमेंट, ये आपका इंफॉर्मेशन करती है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये फंड है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्री को देता है, और ये रियो डी जेनेरो में ही क्रिएट हुआ था। ये इसका पर्पस है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में काफी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर बना था। WWF नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए कमिटेड है। इसके बारे में पढ़ना है आपको। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपको एक एक टर्म में अगर पता है इसकी, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है। बेसल कन्वेंशन जो है हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। इतना सा पता है तो आपका काम इंट्रो में चल जाएगा। बायो एनर्जी किसको बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, बायो एनर्जी बायोमास से निकलती है, उसको किसको क्या बोलते हैं, कितनी तरह का बायो एनर्जी होता है, एडवांटेज बायो एनर्जी के क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स दीजिए। कई बार स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन जो कंसेप्ट है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, स्मार्ट जो कंसेप्ट है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर, वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। तो ग्रीन और स्मार्ट में कंफ्यूज नहीं होना। इस डॉक्यूमेंट में फ्रेंड्स काफी आपका इंफॉर्मेशन है जो इंटरव्यू में आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इंडिया ने 2000 COP ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बेसिकली ऐसे लोगों को मोटिवेट किया था कि तुम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लीड करो। लाइफ के क्या एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले, जैसे कार में ना जाए, साइकिल पे जाए, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है वो। तो इसका फुल फॉर्म जो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ही है, LIFE। थोड़ा सा इन एक्ट्स के बारे में भी गो थ्रू करके जाना। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी स्टेट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या आपकी स्टेट में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई है। जैसे पंजाब है तो क्या पंजाब के अंदर कोई हेरिटेज साइट है। सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, पंजाब के अंदर कौन कौन सी सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क अगर नहीं है तो सेंचुरीज कौन सी हैं। हरिके है, नंगल है, अबोहर है, झज्जर है। ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो पर्टिकुलर जगह के हैं, तो कौन कौन से ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स पंजाब के हैं। अमृतसरी लस्सी, फुलकारी कुलचा, बासमती राइस, GI टैग। नेशनल सोलर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2010 में लॉन्च हुआ था। फिर बाद में मोदी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था जिसका हेड ऑफिस गुड़गांव में था। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किसको बोलते हैं,
इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसको क्या है, ये कैसे इसको बोलते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ISO सर्टिफिकेट्स क्या हैं? ISO 14001 इससे रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैस मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा है? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कौन सा है? ये 2-3 ISO सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पंजाब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी जॉब के लिए आप जा रहे हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, तो क्या फंक्शंस हैं इसके, कब ये बना था? वाटर एक्ट के थ्रू बना था। वाटर एंड एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना, एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस देना, एनवायरनमेंट लॉज को एनफोर्स करवाना, एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रमोट करना, R&D करना, यही काम आपका भी होगा जब आप पंजाब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर लगेंगे, तो यही काम आपका भी होगा। तो की फंक्शन देख लो ध्यान से, ये काम आप करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज पंजाब में क्या हैं? क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है? बेसिकली जो एग्रीकल्चर का जो फॉरेस्ट कवरेज एरिया है पंजाब में बहुत कम है, होना ज़्यादा चाहिए, है कम है। उसके क्या रीजंस हैं, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए? ग्रीन बिल्डिंग, गृह रेटिंग। ग्रीन बिल्डिंग बोलते किसको हैं? एक चीज़ समझ लो, स्मार्ट बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग दो अलग चीज़ है। ग्रीन बिल्डिंग जो एनवायरनमेंट ओरिएंटेड है, जैसे सपोज अगर आपने उस बिल्डिंग के हाइट ज़्यादा कर दी, छत आपने ऊपर बढ़ा दी है, तो उसमें AC की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपने ट्रीज प्लांट कर दिए, वो ग्रीन बिल्डिंग है, एनवायरनमेंट, प्रो एनवायरनमेंट। और स्मार्ट बिल्डिंग मीन्स अगर AC लाइट अगर कोई नहीं है तो AC को बंद हो जाए, ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, सेंसर यूज करके स्मार्ट बिल्डिंग। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो स्मार्ट बिल्डिंग प्रोड्यूस करता है। वाटर एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, मटेरियल एफिशिएंसी, ये आपका ग्रीन बिल्डिंग बनाता है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, गृह रेटिंग। क्या फीचर्स हैं गृह रेटिंग के? और अगर कोई बिल्डिंग ग्रीन, गृह रेटेड बिल्डिंग होगी ग्रीन, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? कौन से एयर पोल्यूटेंट हैं? पार्टिकुलेट मैटर, NOx, SOx, NOx, XOS एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स पे अटैक करती है। जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सबसे पोटेंशियल है, पोटेंशियल इसका कार्बन डाइऑक्साइड से भी कहीं ज्यादा है। स्मार्ट बिल्डिंग जरूर पढ़ना, ग्रीन बिल्डिंग मैंने आपको बता दी, स्मार्ट बिल्डिंग में पढ़ना। रिसेंट COP29 चल रहा है। तो ये है फ्रेंड्स, थोड़ा ये 58 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको गो थ्रू कर लो। मेरे को लगता है इतना आप पढ़ लेंगे तो आपके इंटरव्यू में बेनिफिट होगा। बाकी मॉक इंटरव्यूज लगाओ यूरोपीडिया और जो मेंटर्स हैं ECP के, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू गुड इन दैट। थैंक यू।